नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे अब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। दोनों में क्या चेंजेस हैं ये हमें देखना है। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, देखिए। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब है कि अगर किसी भी गुड की प्राइस इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, किसी भी गुड की या कमोडिटी की जो प्राइस है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, तो उस गुड की जो सप्लाई है, सप्लाई नहीं क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी क्या होगी, डिक्रीज या इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी वैसे वैसे ही क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी, या जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होगी वैसे वैसे ही क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होगी। यानी कि यहाँ पर जो इफेक्ट देखा जाता है वो किसका देखा जाता है, प्राइस का। इसका डायग्राम अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये इसका डायग्राम बनेगा कि अगर किसी भी गुड की प्राइस जो है, मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओपी प्राइस थी, यहाँ पर मैंने प्राइस लिया है, यहाँ पर मैंने क्वांटिटी सप्लाइड, तो ओपी प्राइस पर ये हमारा एस यानी सप्लाई कर, ओपी प्राइस पर ओक्यू, ओपी प्राइस पर जो प्रोड्यूसर है वो ओक्यू क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था। नेक्स्ट अब हम देखें कि हमने प्राइस क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। प्राइस इंक्रीज कर दी तो हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो इसी कर्व पे दूसरा पॉइंट आ गया और हमने Q1 कर दिया, यानी कि सप्लाई भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। अगर हमने प्राइस को क्या कर दिया है, कम कर दिया है, तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी कि नहीं, तो हमारी प्राइस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होता है, यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट एक ही कर्व पर होता है। देखिए पहले इस कर्व पे ए पॉइंट पर था, फिर बी पॉइंट पर चला गया प्रोड्यूसर, फिर सी पॉइंट पर चला गया। यानी कि यहाँ पर जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑन वन कर्व ओनली, मूवमेंट ऑन वन कर्व ओनली, एक ही कर्व पर मूवमेंट किया जाता है। एक ही कर्व पर जब मूवमेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। देख लीजिए आप, एक ही कर्व पर मूवमेंट हो रहा है। अब ये जो एक ही कर्व पर मूवमेंट होता है, इसका मेन जो फैक्टर होता है वो क्या है, किसकी वजह से ये जो मूवमेंट है वो होता है, ये मूवमेंट होता है प्राइस फैक्टर की वजह से। किस वजह से होता है, प्राइस फैक्टर की वजह से, क्योंकि अगर प्राइस चेंज होती है तभी यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होती है। यानी कि अगर प्राइस फैक्टर है तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई वो कहलाएगा। अगर प्राइस फैक्टर हो रहा है यानी प्राइस का इफेक्ट पड़ रहा है तो एक ही कर्व पर मूवमेंट होगी, सेम सप्लाई कर्व पर ऊपर या नीचे मूवमेंट होती रहती है। अब इसमें दो सिचुएशंस और हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में हम बात करें तो। फर्स्ट जो सिचुएशन है वो है एक्सट्रैक्शन इन सप्लाई। extraction of supply and
सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ सप्लाई की, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होता है? देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का मीन्स है व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज, जब प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। जब प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। यानी कि प्राइस के इंक्रीज होते ही सप्लाई का इंक्रीज होना क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सप्लाई इंक्रीज होगी यानी कि इसे क्या कहेंगे? पॉइंट ए से बी पर जाना। यहाँ पर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना, ये क्या कहलाएगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा कि अगर प्राइस के कम होने पर सप्लाई भी क्या हो जाए? कम हो जाए। क्वांटिटी जो है सप्लाई की वो भी क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। मीन्स सप्लाई का कम हो जाना, Q से Q2 पर आ जाना, ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। इसे तो कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, इसे एक्सट्रैक्शन कहेंगे। तो मीन्स पॉइंट ए से पॉइंट सी पर आना, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ए से पॉइंट सी पर आना, इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। ये सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक्सट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। अगर आपकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो आप उसे कहेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अगर आपकी क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो उसे आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और एक्सट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में इनके डायग्राम्स आप अलग अलग भी बना सकते हैं। इसको छोड़ देंगे, इसको हटा देंगे तो ये एक्सट्रैक्शन का बन जाएगा, इसको हटा देंगे तो ये कॉन्ट्रैक्शन का बन जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आप कर सकते हैं कि इसमें मेन जो फैक्टर है वो क्या होता है? प्राइस। मेन जो फैक्टर है वो क्या होता है यहाँ पर? प्राइस। तो ये तो हुआ हमारा एक्सट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं चेंज इन सप्लाई के बारे में। अब तक जो हम एक्सेप्शन और कॉन्ट्रैक्शन यानी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई की बात कर रहे थे, वहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा था वो एक ही कर्व पर था, लेकिन अब जो मूवमेंट होगा वो एक ही कर्व पर नहीं होगा। लेट्स सी व्हाट द इम्पोर्टेंट इट इज। देखिए, अब हम बात करेंगे चेंज इन सप्लाई की। चेंज इन सप्लाई की कि सप्लाई में चेंज कैसे होता है। देखिए, चेंज इन सप्लाई में क्या डिफरेंस है, यानी यहाँ पर भी वही है कि सप्लाई में इंक्रीजमेंट या सप्लाई में डिक्रीजमेंट आना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया है कैसे। यहाँ पर सप्लाई में तो बता दिया मैंने, ये नहीं बताया आपको कि ये किस वे में इंक्रीज हो रहा है, किस वजह से इंक्रीज हो रहा है। प्राइस से इसका कोई लेना देना नहीं होता। प्राइस की वजह से यहाँ पर सप्लाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये होता है चेंज इन सप्लाई। ठीक है, यानी कि प्राइस स्टेबल रहता है, उसके बाद भी सप्लाई में इंक्रीजमेंट या डिक्रीमेंट होता रहता है। और वो किस वजह से होता है? जो प्राइस के अलावा हमने जो अदर डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे चैप्टर के स्टार्टिंग में, लॉ ऑफ सप्लाई से पहले प्राइस के अलावा जितने भी डिटर्मिनेंट्स थे वो सभी डिटर्मिनेंट्स इफ़ेक्ट करते हैं किसको? सप्लाई को। तो उसे हम क्या कहते हैं? चेंज इन सप्लाई। उसे हम क्या कहते हैं? चेंज इन सप्लाई। और जब ये फैक्टर इफेक्ट ना डालकर कौन डालता है? प्राइस इफेक्ट डालता है, तो उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन जब प्राइस के अलावा अदर फैक्टर इफेक्ट डालते हैं सप्लाई में,
तो उसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन सप्लाई। और ये चेंज इन सप्लाई जो है वो एक ही कर्व पर मूवमेंट नहीं होता, जबकि पूरा का पूरा कर्व ही जो है वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। पूरा का पूरा कर्व क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये है हमारा चेंज इन सप्लाई, यानी प्राइस के अलावा जब अदर फैक्टर्स सप्लाई पर इफेक्ट डालते हैं तो कंप्लीट सप्लाई कर्व जो है वो अदर शिफ्ट हो जाता है, और उस शिफ्टिंग को ही हम चेंज इन सप्लाई कहते हैं। अब देखते हैं, इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं, दोनों में एक डिफरेंस तो आ गया होगा आपको समझ में कि यहाँ पर प्राइस फैक्टर स्टेबल रहता है, अदर फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ता है, और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में प्राइस फैक्टर का ही चेंज होता है, बाकी अदर फैक्टर्स स्टेबल रहते हैं। तो इसमें भी 2 थिंग्स हैं, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। लेट्स सी, अगर प्राइस तो स्टेबल है, प्राइस स्टेबल है, उसके अलावा किसी रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई, या अदर थिंग्स कोई फ्यूचर प्राइस इंक्रीज हो गई, या गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज आ गया, मान लीजिए गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो फेवरेबल नहीं रही, तो सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो डिमांड कर रहे हैं कि जब गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर में थी तो आपका सप्लाई कर्व ये था और प्राइस ये थी, यानी आप इतनी क्वांटिटी सेल कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे, ये क्वांटिटी सप्लाइड है, ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस प्राइस। तो इस प्राइस पर ये आपका एसएस कर्व, इस प्राइस पर आप इतनी क्वांटिटी को सेल कर रहे थे। अब हम मानते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या हो गई, अच्छी हो गई, यानी कि टैक्स कैसे हो गए, कम हो गए। टैक्स अगर कम हो गए तो यानी हमारे लिए फ़ायदा हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, सप्लाई को चेंज कर देंगे। तो प्राइस तो स्टेबल है, सप्लाई क्या हो जाएगी भाई, फेवरेबल हो गई हमारी कंडीशंस, तो सप्लाई ज़्यादा करेंगे, भाई टैक्स कम लग रहा है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो अब उतनी ही प्राइस पर जो कंपनी इतनी ज़्यादा सप्लाई कर रही थी वो क्यों, अब वो ज़्यादा सप्लाई करेगी, जबकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। यानी यहाँ पर जो चेंज आया वो किस में आया, अदर फैक्टर्स में आया। तो इस तरीके से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना, ये क्या कहलाता है, इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, ये चीज़ है हमारी इंक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिक्रीज इन सप्लाई की। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो फैक्टर है वो प्राइस नहीं है, यहाँ पर जो फैक्टर है वो क्या है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर अदर फैक्टर्स हैं, डिटरमिनेंट प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब है कि प्राइस तो स्टेबल है, मान लीजिए हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिसी की, या फिर हम बात करें ट्रेंड और फैशन ही चेंज हो गया, जो आपने प्रोड्यूस किया था वो अब ट्रेंड से आउट हो गया, आपका जो प्रोडक्शन है वो ट्रेंड से क्या हो गया, आउट हो गया, मीन्स उसका फैशन चला गया। तो क्या अब उसे कोई परचेज करेगा, नहीं करेगा। तो आपने क्या किया, ठीक है उसकी सप्लाई को क्या कर दो, कम कर दो, उसकी सप्लाई को क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि अब तो वो फैशन आउट हो गया और अब कोई भी उसको परचेज नहीं करेगा, तो सप्लाई आपने क्या कर दी, कम। तो इसमें देखिए प्राइस तो उतना ही है, यहाँ पर सप्लाई कम हो गई, लेकिन रिजल्ट किसकी, जो फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, फैशन एंड ट्रेंड। तो सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो गई,
कम हो गई, ये हमारा S1 बन गया। यानी पहले OQ क्वांटिटी हो रही थी सेल यानी कि सप्लाई, और अब उससे भी कम हो रही है, जबकि प्राइस जो है वो उतना का उतना ही बना हुआ है। तो इस A से C पॉइंट पर जाना, ये A से C पॉइंट पर जाना, ये क्या कहलाता है? डिक्रीज इन सप्लाई। ये कहलाता है हमारा डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये हो गया आपका कि इसमें तो शिफ्टिंग होती है, उसमें एक्सट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पर अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है फॉरवर्ड शिफ्टिंग, और अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है तो कर्व क्या हो जाता है? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ये हो गया हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो इस तरीके से इसका कॉज सबको मालूम ही है कि कॉज क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन का होता है क्या चीज़? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और उसका होता है प्राइस के अलावा अदर जो सिचुएशंस हैं वो। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ने से पहले एक बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और सप्लाई का पूरा कंसेप्ट भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, रीड दिस केयरफुली एंड प्रैक्टिस द डायग्राम्स केयरफुली। Thank you, have a nice day.